हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरीज आ रही थी, स्पेशली जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं कि मैम नीट का डेट कब आने वाला है रजिस्ट्रेशन का। यानी एमएसटी सीईटी के तो एग्जाम डेट्स अनाउंस हो गए हैं, तो उसका फॉर्म का सबको आइडिया है, लेकिन नीट का 2024 का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पे ये बोला जा रहा है कि आपका नीट का जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड या थर्ड वीक ऐसा बोला गया है। तो फर्स्ट वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आने वाले 1-2 हफ्तों में नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, बट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है और बाद में पैनिक ना हो या फिर जल्दबाजी में कोई गलत चीज़ें आप ना फिल कर दो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कौन से वेबसाइट्स आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है, ठीक है, बार बार हर दिन में एक बार आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो। सबसे पहले नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in, इस पे आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के अपडेट्स मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने चेक किया तो बफर दिखा रहा था। देन सेकेंड, जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, ये वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। इस पे आपको नीट का एग्जाम स्पेसिफिकली सर्च करके उसका रजिस्ट्रेशन सर्च करना पड़ेगा, तो इस पे भी अपडेट आ जाएगा जैसे नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड वेबसाइट जो है इट इज nmc.org.in, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये वाला जो वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको नीट रजिस्ट्रेशन के बारे में बता सकते हैं। तो ये तीनों वेबसाइट्स आप फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हो, बट वेबसाइट विजिट करने के चक्कर में पढ़ाई मत साइड में रख देना। फॉर्म जब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप ये 3 ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी फेक वेबसाइट पे बिलीव मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है 2024 से रिलेटेड। अब सबसे पहली बात तो सुनो, 2024 का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आने के बाद ही आपको एग्जैक्ट चीजें पता चलेंगी कि फोटो कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इतने टाइम का, इतने सालों से जो प्रोसेस चलते आ रहा है, उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं आपको। इसमें हुआ तो भी इक्का दुक्का चेंज होता है, मतलब 1-2 चीजें चेंजेस होती हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहला, एज लिमिट को लेके जो कंफ्यूजन है, ये बहुत सालों से सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आई होप कि 2024 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें भी चेंज नहीं होंगे। मिनिमम आपकी एज 31 दिसंबर 2024 से पहले 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर शॉर्ट में बोलूँ, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, सो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, तो अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे 31 दिसंबर 2007 या 2006 या 2005 ऐसे के डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आप 2007 या फिर 2007 के पहले के बॉर्न हो, तो आप ये एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे 1 जनवरी 2008 या फिर इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है, 2 जनवरी, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे 2008 लिखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। तो 2007 और 2007 के पहले के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर 2007 के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 17 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, और इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कितने भी साल के हो, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो डॉक्टर बनने का। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, अगर मैं बात करूं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। बहुत सारे जो सीबीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड्स के बच्चे हैं, कभी कभी उनका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट और बायोलॉजी अगर एडिशनल सब्जेक्ट में भी था तो भी चलेगा, पर बायो होना चाहिए। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट का मिला के जनरल कैटेगरी के लिए 50% बनना चाहिए, तो ही आप ये आगे नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। फॉर्म तो भर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बोर्ड्स होता है, फिर रिजल्ट आता है, तो ये सब काउंसलिंग के टाइम पे देखा जाता है कि अगर आपका 50% है पीसीबी में तो ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका 45% होना चाहिए 12th में पीसीबी मिला के, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो पीसीबी मिला के आपका 40% होना चाहिए। अगर इससे नीचे हुआ तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फॉर्म एग्जाम से पहले भरा जाता है, पर आपका जो बोर्ड्स का रिजल्ट है उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो रिजल्ट में अगर इससे कम परसेंटेज आया तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट, क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं?
अभी देखो इसमें से ये जो 2 कंडीशन है फोटो वाला, मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अभी से फोटो मत खिंचाओ, क्योंकि कभी कभी जब न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, अभी जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो एक पीडीएफ देंगे कि ऐसे ऐसे चीजें करना है, तो कभी कभी उसमें आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है या पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है ना, उसमें बैकग्राउंड अलग अलग बोलते हैं। तो ज्यादा करके बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड अलग अलग कलर के बोलते हैं, जिसके वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कोई रेड कोई ब्लू कोई ग्रीन ऐसे बैकग्राउंड में फोटो खिंचाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो फोटो वाला पार्ट पेंडिंग रखो, फोटो 2 दिन में मिल जाती है खिंचवाएंगे तो, लेकिन बाकी की चीजें आप रेडी रख सकते हो। तो देखो फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, कौन से फॉर्मेट में वो फोटो होनी चाहिए और उसका केबी साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों के लिए। पोस्ट कार्ड साइज यानी बड़ा वाला 4x6 इंच का, ठीक है। ये दोनों चीजें पेंडिंग रखना है, ये दोनों जब फॉर्म रिलीज होगा तभी खिंचवाना है, उसके अलावा बाकी चीजें आप रेडी रख सकते हो। जैसे आपकी जो सिग्नेचर है वो एक व्हाइट ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसका जेपीजी फॉर्मेट बना के रेडी रखो, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो फिंगर्स का थंब इम्प्रेशन होता है आपका पेपर पे, देखो आपको ना फॉर्म भरने के टाइम पे बोलते हैं लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन, तो मेहंदी मत लगाना जब फॉर्म फिलिंग का टाइम हो जाएगा ना, तो गर्ल्स प्लीज मेहंदी मत लगाना हाथ में, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, एक फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और एक एग्जाम के टाइम पे मेहंदी मत लगाना हाथ में, ठीक है। तो आपको नॉर्मल 25-30 रुपए का एक इंक पैड मिलता है छोटा सा, इंक पैड में आपको अपना फिंगर जो है वो प्रेस करके उसको आपके व्हाइट पेपर पे प्रिंट करना है, कोई भी ब्लैंक व्हाइट पेपर पे, फिर उसका फोटो निकाल के उसको जेपीजी के फॉर्म में अपलोड करना है, जेपीजी या पीडीएफ जो भी रिक्वायर्ड रहेगा उसके फॉर्म में अपलोड करना है, ये उसका साइज है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा कि पीडीएफ फॉर्म में करना है कि जेपीजी फॉर्म में करना है और क्या साइज होना चाहिए। तो इंक पैड आप लेके रख सकते हो या बाद में भी ले लोगे तो भी चलेगा, किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है। देन क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। अभी देखो जो 2012 2013 2010 के पास किए हुए बच्चे होते हैं, जिन्होंने 10वीं 2010 2012 में दी थी, जैसे मैंने 10वीं 2010 में दी थी, तो हमारे टाइम पे तो पासिंग सर्टिफिकेट और ये क्या बोलते हैं मार्कशीट अलग देते थे, लेकिन 2001 2002 के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही रिजल्ट दिया जाता था, वही पासिंग सर्टिफिकेट होता था, वही उनका मार्कशीट होता था और उसी में सब कुछ मेंशन होता था। तो अगर आपको स्कूल से मिला ही नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपको जो मिला है आप वही अपलोड करोगे। पर ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, जो 2001 2002 ऐसे वाले बैच के बच्चे जिनको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग नहीं मिलती थी। अभी के बच्चों को पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10वीं की अलग अलग दी जाती है। अगर आपने अभी तक अपनी पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं लाई है तो प्लीज अपने स्कूल में जाओ और वहां से पासिंग सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो पासिंग सर्टिफिकेट का साइज जेपीजी फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वो पासिंग सर्टिफिकेट स्कैन करके इतने साइज में अपलोड करना पड़ता है, तो ये आप रेडी करके रख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्योंकि फॉर्म एग्जाम से पहले भरा जाता है, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम ही नहीं हुए तो आपके पास 12th का रिजल्ट कैसे आएगा, इसलिए 12th की मार्कशीट नहीं मांगते हैं। हाँ, जब आप फॉर्म भरते हो ना तो आपको उधर एक ऑप्शन आता है कि आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो या रिपीटर हो। तो अगर आप ड्रॉपर या रिपीटर स्टूडेंट हो, मतलब आपने 12th दे दिया है, तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपने ड्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मैंडेटरी है, फ्रेशर ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मैंडेटरी नहीं है, पर वो उसके भी कुछ ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वैलिड आईडी फोटो प्रूफ। ये आपको वो फोटो प्रूफ प्लीज अपलोड करो जो आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाओगे, जैसे ज्यादा करके आधार कार्ड या लाइसेंस या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होता है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, इनमें से कोई भी एक जिसके ऊपर आपका फोटो हो, वो फोटो प्रूफ आप अपलोड करो फॉर्म पे, और वही फोटो प्रूफ आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। और जब आप फोटो वगैरह खिंचाओगे, ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए, जब आप फोटो खिंचाओगे तो मेक श्योर कि आपके बाल वगैरह सब प्रॉपरली पीछे की तरफ हो, आपके कान आपकी नाक सब ऐसे प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, ठीक है। सो वैलिड आईडी फोटो प्रूफ आपको वही अपलोड करनी है जो आपकी वैलिड है, रीसेंट है, जिसमें आपका चेहरा पहचान में आए। अगर समझो बचपन में 5 साल के थे तभी आधार कार्ड बनवाया था और अभी आपकी शक्ल अलग है, तो पहले आधार कार्ड ऑफिस जाओ, वहां पे अपना आधार कार्ड अपडेट कराओ, 15 दिन में अपडेट होके आ जाता है। अभी वाली फोटो कराओ अपडेट और फिर वो आधार कार्ड अपलोड करो, या फिर आपके पास अभी वाला वोटर आईडी है तो वोटर आईडी अपलोड करो। रीसेंट फोटो वाला जो भी फोटो आईडी प्रूफ होगा वो अपलोड करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सारे बच्चों के लिए नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिनका पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होती है।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिसेंट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अगर मैंने अभी ये अपलोड कर दी तो ये बाद में रिजेक्ट हो जाएगी, तो जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा ना, उस टाइम पे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर रिलीज होता है। उस एक्नॉलेजमेंट या अंडरटेकिंग में क्या होता है, ये लिखा हुआ होता है कि मैं सो एंड सो, मतलब जो भी आपका नाम है, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अभी मैंने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए दी है, वो काउंसलिंग के पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगी, तब मैं सबमिट कर दूंगा अपने काउंसलिंग सेंटर पे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो पहले सिर्फ अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरो, जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी तब, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आप अभी से अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड करवाने दे सकते हो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, अगर तभी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं रहेगी पर आपको अप्लाई करना है कैटेगरी के लिए, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के अप्लाई कर दो और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने दे दो, वैलिडिटी बनवाने दे दो, ठीक है। सिटीजन सर्टिफिकेट जो होती है, सिटीजनशिप, ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती है जो नॉन रेसिडेंशियल होते हैं इंडिया के, उनको आपका सिटीजनशिप और अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह सब सबमिट करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए भी सेम चीज़ है, आपको अपना प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ता है, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, परमानेंट है, लोकल है, तो उसके लिए भी आपको आपका एड्रेस सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, डोमिसाइल या पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो देखो, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाना चालू कर देंगे कि ऐसे फॉर्म भरना है, वैसे फॉर्म भरना है, तो आप लोग सारे वीडियोस फॉलो करो, लेकिन इमीडिएटली जिस दिन रजिस्ट्रेशन चालू होगा उस दिन फॉर्म मत भरो, क्योंकि बहुत सारे ना एरर होते हैं। तो जब यूट्यूबर्स फॉर्म भरेंगे, उनको पता चलेगा अच्छा ये एरर है, ये एरर है, उसके बाद वो मेल करेंगे, उसके बाद एनटीए चेक करेगा, उसके बाद वो मॉडिफिकेशन करेगा। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये सजेशन होता है, लास्ट ईयर भी मैंने सजेस्ट किया था, इस साल भी सजेस्ट कर रही हूँ, कि जब भी फॉर्म रिलीज होगा कम से कम 4 से 5 दिन रुको, उसके बाद फॉर्म भरो। पहले कुछ लोगों को भर लेने दो, टीचर्स को भर लेने दो फॉर्म, फिर जब सब कुछ वेरीफाई रेक्टिफाई हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग करना, तब तक साइट का लोड भी कम हो जाएगा और जो भी क्वेरीज होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ऐसे ही और भी अपडेट्स अगर आते रहेंगे तो हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आपकी नीट की प्रिपरेशन थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हमने अपने चैनल पर पोल्स स्टार्ट किया है। दिन में 4 पोल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे। तो ये सारे पोल्स आपके नीट के पीवाईक्यू होते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, ताकि जब भी पोल्स हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन. आय नो माय महाराष्ट्र स्टुडंट्स विल रॉक इन देअर एक्झाम्स. फक्त अभ्यासाकडे लक्ष द्या आणि दुसरं काहीच इतर विचार करू नका, ठीक आहे. चलो, बाय बाय एव्हरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केअर.